के बाद स्कूल और अस्पताल का निरीक्षण भी किया और इसके बाद अयोध्या गुप्तार घाट पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई माना जाता है और 28 वर्ष की उम्र में उनके सामने ऐसा संकट आया था कि जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ये सभी ज्यादातर भूभाग पर अकबर का कब्जा हो गया था। लेकिन अपनी दूरदर्शिता, अपने शौर्य और अपने पराक्रम के कारण महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अभाव की चिंता किए बगैर एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जंगलों में विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी सेना का संगठन खड़ा किया। अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के बादशाह को चुनौती दी और अपने जीवन में ही मेवाड़ के उस सभी जितने भी किले थे, जितने भी गढ़ थे, जितना भी भूभाग था, उसे वापस लेकर के भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी किया था। भाइयों बहनों, जब भी भारत के अंदर शौर्य पराक्रम की बात आती है तो मध्यकाल में 3-4 नाम हर एक जवान पर उभर पड़ते हैं। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ नाम लेता है कि इन महापुरुषों ने देश के लिए जीवन जिया था, अपने लिए नहीं। अगर वे चाहते तो वे भी उस कालखंड में चाहते कि भाई मैं कैसे लड़ पाऊंगा अकबर के साथ, अकबर के सामने, क्योंकि अकबर के पास एक बड़ी सेना है और यहां पर तो भीतर घात करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कैसे मैं फेस करूंगा। वह भी अधीनता स्वीकार कर लेते और अपने मेवाड़ की गद्दी को सुरक्षित रख पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि जो मानसिंह, जिसने अपनी बुआ को अकबर के यहां भेज दिया था, उसके साथ भोजन बैठकर पाना भी उन्होंने अपना अपमान समझा था और कहा था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक विधर्मी के साथ हम इस प्रकार से उसे सम्मान नहीं दे सकते जो देश और धर्म के लिए खतरनाक हो। आज मैंने जाके देखा, पूरा कार्य देखा, गर्भगृह में तक जाकर के देखा, क्या प्रोग्रेस है, कितनी तेजी के साथ। और मंदिर ऐसा होगा न भूतो न भविष्यति। भगवान राम का भव्य मंदिर, भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनके कृतित्व के अनुरूप जो कभी नहीं हुआ है, वह मोदी जी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना हुआ है, मंदिर निर्माण ट्रस्ट, वह उसके अनुरूप भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य को संपन्न कर रहा है और वह कार्य आज अयोध्या में संपन्न हो रहा है। विकास की इतनी योजनाएं बन रही हैं, आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। दीपावली ने इस कार्यक्रम को साबित किया है। मुझे याद है जब 2017 में पहली बार हम दीपावली के आयोजन के साथ यहां जुड़े थे, भाइयों बहनों, मेरे मन में आशंका थी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहां पे दीपावली के आयोजन में हर व्यक्ति अपने घर तक सीमित रहता था, सार्वजनिक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता था। आज मुझे प्रसन्नता है, सार्वजनिक रूप से सभी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं और दीपावली में तो एक उत्सव जैसा माहौल है। अयोध्या के विकास में भी अयोध्या वासियों ने राम जन्मभूमि आंदोलन को कभी मरने नहीं दिया। जब एक विदेशी आक्रांता ने 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को पवित्र करने का काम किया था, 1528 से लेकर के 1992 तक कोई दिन और कोई वर्ष ऐसा नहीं जब अयोध्या वासियों ने चैन की सांस ली हो। वे लड़ते रहे। अयोध्या में हमने बहुत सारे गांव देखे हैं जो आज भी नंगे पैर चलते हैं। एक ही संकल्प है 500 वर्षों का, अपने प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण करके रहेंगे और अपना स्थान वापस लेकर के रहेंगे। बहुत सारे परिवार हैं जो सिर पे साफा नहीं बांधते,
केवल एक ही संकल्प है कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तब हम अपनी पगड़ी भी धारण करेंगे। और मुझे लगता है आज वह कार्य संभव हो पा रहा है, हो गया है। अब तो 1 वर्ष और इंतजार करिए, भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आज भी मैं देश के अंदर कहीं जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा था जब आपने भगवान राम को टाट से एक मंदिर में स्थापित किया। मैंने कहा मेरे लिए तो गौरव की बात थी, क्योंकि मेरे दादा गुरु के समय मूर्ति स्थापित हुई थी और मेरे समय में भव्य मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उन्नाव में मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था देख के नाराजगी जाहिर की और जिलाधिकारी को फटकार लगाया। अस्पताल में फैली गंदगी और टूटे शीशे भी उन्होंने देख के नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों के साथ साथ इमरजेंसी वार्ड का भी निरीक्षण किया और मरीजों से बात की, उनसे संवाद किया, उनसे फीडबैक लिया, उनकी समस्याएं उनके बारे में भी सुना और ये कहा कि कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, समाधान तुरंत होगा। अधिकारियों से कहा कि इस तरह की लापरवाही दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में बीच में प्रोडक्शन कम होने की वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 6 घंटे से लेकर 8 घंटे की कटौती है और 16 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल रही है। इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। स्मार्ट गांव कैसे बनेंगे मंत्री जी? स्मार्ट गांव कैसे बनेंगे? स्मार्ट गांव बनेंगे कैसे बनेंगे जब लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें गड्ढे हैं, काफी सफाई भी नहीं हो रही उनको। मंत्री जी गांव में आप लोग सही चश्मे से देखिए, आपको सब विकास दिखाई चालू होगा। प्रशासन के चश्मे से देखा, ये जो निरीक्षण था गौशाला का, ये पुराना आपका प्रस्तावित था, उसी को देख लिया। कई गौशाला ऐसी है जहाँ पे मवेशी मर रहे हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बदतर बनी हुई उनकी बहुत बुरा स्थिति है, वहाँ पर ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोडिंग में ये स्थितियाँ चुनाव वाले दिन जिस दिन मतगणना थी उसी दिन गौ सेवक ने आग लगा ली थी गेट कलेक्ट्रेट के बाहर। देखिए, जहाँ कहीं पर कोई अनियमितता या कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है उसका संज्ञान लेकर उसका निदान किया जाता है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी आज शाहजहांपुर में 2 दिवसीय दौरे पे पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंच के कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और डीएम उमेश प्रताप सिंह, एसपी और कई आला अधिकारी यहां पे मौजूद रहे। इसके बाद वो सिधौली में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और यहां पे भी व्यवस्थाओं को परखा। कोविड की लड़ाई में, कोविड महामारी में ऐसे सामर्थ्यवान देशों ने घुटने टेक दिए और इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में थी। कोविड की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा गया, तैयारी की गई। जहां हमारे पास एक भी लैब नहीं थे, आज बड़ी संख्या में लैब है। पीपी किट बनाने की व्यवस्था, कोविड के टीका, ये सब कुछ किया गया। TTT WHO ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की। हम अपने जनमानस को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रहें, उसके लिए पूरी तैयारी रहे। इसलिए आप देखिए चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं आम जनमानस को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में रहने वाले 23 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। सर निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया गया? निरीक्षण में तो आप सब लोग साथ में थे, सारा कुछ देखा गया और चाक चौबंद व्यवस्था है। 3 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। कोविड में कोई जांच कराता है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी देखरेख, उसकी निगरानी, उसको दवा मिल रही कि नहीं मिल रही है, वो सभी लोग सुरक्षित रहें। अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी भी ट्रेसिंग करके सबको सुरक्षित रखा जाए। और हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि पूरी दुनिया में
सबसे कम अगर नुकसान हुआ तो भारत में कोविड से, और अगर भारत में सबसे कम नुकसान हुआ तो उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करने पहुंचे अनिल राजभर और अरुण सक्सेना, जिसके बाद उन्होंने बेली अस्पताल का निरीक्षण किया और इस मौके पर कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने मरीजों का हाल जाना और डॉक्टर को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। इसे लेकर प्राइम न्यूज ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। लेकर लगातार विवाद चल रहा है, इसी मुद्दे में बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह साहब। सर, जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी कहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है लाउड स्पीकर, आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे सरकार की नीतियों रीतियों पर हाई कोर्ट की मोहर है ये। हम लोगों ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम धर्म गुरुओं की सहमति के आधार पर, उनकी इच्छा के आधार पर, उनकी स्वेच्छा के आधार पर हटाने का काम कर लिया है। कतिपय लोग हाई कोर्ट गए हैं और सरकार ने जो किया है उसी पर मोहर लगाने का काम किया है। माननीय उच्च न्यायालय का भी अनुमोदन प्रदेश सरकार को मिल गया है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार सही रास्ते पर सही काम कर रही है। हम लोग को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हम लोग को आगे इसके लिए और आगे मनोबल बढ़ाने का काम माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद। कानून और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय प्रदेश सरकार ले रही है तो उस निर्णय पर एक माननीय उच्च न्यायालय का भी ठप्पा लग गया है। सर, जिस याचिका दायर किया गया उसमें कहा गया सिर्फ मुस्लिम वर्गों को ही टारगेट करके वहाँ के लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं मस्जिदों को। हम किसी धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करते। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई सरोकार नहीं। संविधान में सभी को बराबर का हक, बराबर का दर्जा प्राप्त है। धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर हटाए गए उसमें सभी धर्मों के लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। कोई मुस्लिम की मस्जिदों से नहीं, हिंदुओं के मंदिरों से भी हटाए गए हैं। सभी के साथ किया गया और कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। PIL लगाया गया हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि यूपी बोर्ड और UGC बोर्ड में मदरसों की जो पढ़ाई उसको मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ धार्मिक शिक्षाएँ दी जाती हैं। मदरसों के विषय जो भी मामले चल रहे थे उस पर हम लोग काफ़ी निर्णय पहले ही ले चुके हैं। मदरसों में बच्चे ऐसे निकलें जो भावी भविष्य के वैज्ञानिक बने, योग्य IPS बने, IAS बने, इस तरह की शिक्षा का प्रचार प्रसार और व्यवस्था करने का काम हो रहा है। नई शिक्षा नीति में मैं समझता हूँ सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। नई शिक्षा नीति आपके सामने है, प्रस्तुत है। उससे देश बहुत आगे बढ़ेगा। नई पीढ़ी को बहुत मौके मिलेंगे। नए जो विद्यार्थी आएंगे, नए जो बच्चे आएंगे, उसमें नई शिक्षा नीति में पूरा सामाजिक वातावरण बदलेगा। धन्यवाद सर प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आएंगे। अयोध्या जाने से पहले ही बीजेपी के सांसद बृजभूषण ने कहा कि जब तक राष्ट्र के उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें अयोध्या में आने नहीं देंगे। वहीं अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि ये उनकी निजी विचार है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्राइम न्यूज ने कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या दौरे पे आने वाले हैं और श्री राम के दर्शन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही विवाद हो चुका है। बीजेपी के सांसद बृजभूषण ने कहा है कि अगर वो अयोध्या आएंगे तो उन्हें आने नहीं दिया जब तक उन उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांगे, जिस तरह से वो बयान और मारपीट की बात करते हैं। इसी मुद्दे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाठक जी। जिस तरह से लगातार जो विवाद लगातार चल रहा है राज ठाकरे को लेकर, पहले उत्तर भारतीयों को तंज कसना, मारना, पीटना, उसके बाद अब एक तरह से जो राजनीति बदलती नजर आ रही है, उसको किस तरह देखेंगे? नहीं, देखिए, राज ठाकरे ने पाप तो किया ही था, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जिस प्रकार से वो गरीब कमज़ोर लोग जो उत्तर भारतीय जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश आदि ऐसे राज्यों से गए थे और उनके साथ में जिस प्रकार से वहाँ उनका उत्पीड़न हुआ और केवल वो छोटा मोटा काम करते थे, उनका उत्पीड़न किया जाता था, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये पाप तो राज ठाकरे ने किया ही है। लेकिन सर, जिस तरह से अब हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, पहले एक तरह से एक दौर था, बाला साहब ठाकरे भी जो राजनीति करते थे साउथ इंडियन को भगाने की, उसके बाद वो हिंदुत्व की राजनीति में, उस तरह राज ठाकरे भी पहले मराठी वाले मुद्दे में थे, अब हिंदुत्व के मुद्दे पे आ गए हैं
और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनको श्रेय देने की कोशिश कर रही है। नहीं, अब देखो, अब उनकी राजनीति क्या है क्या नहीं है तो वो जाने, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति कभी तोड़ने की नहीं हो सकती। हिंदुत्व तो इस देश में रहने वाला वो हर व्यक्ति जिसकी इस भारत से श्रद्धा है वह हिंदुत्व है। तो कुल मिलाकर उसको उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूरब भारतीय, पश्चिम भारतीय में नहीं बांटा जा सकता, उसको जाति धर्म से नहीं बांटा जा सकता। और यदि उसको जो बांटता है तो वो कभी हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर सकता। धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। ये थे सुब्रत पाठक जिन्होंने साफ कहा है कि हिंदुत्व को बांटा नहीं जा सकता। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। श्रावस्ती में आज राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान का 1 दिवसीय दौरा रहा, जिसे लेके राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान इकोना पहुंचे, जहां उन्होंने PWD गेस्ट हाउस पे पहुंच के सलामी दी। इसके बाद कटरा स्थित श्रावस्ती एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। 3 मंत्रियों का समूह निरीक्षण के लिए लगाया गया है। उसी क्रम में मैं भी जनपद श्रावस्ती में आया और 4-5 जगह आज मेरा सुबह से औचक निरीक्षण हुआ। तो गौशाला थी, मेरा वहां जाना हुआ। तो वहां भी मैं समझता हूँ कि सारी चीजें जो मुझे मिलनी चाहिए थी, कुछ कमियां थी, तो उनके बारे में हमने दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो अच्छा था उनके बारे में उनको अच्छा भी दिखाया। गेहूं क्रय केंद्र में उस पर भी गया, उस पर भी जिस तरह की व्यवस्था किसानों के लिए पानी हो, चाहे तोल का विषय हो, वो सारी चीज़ ठीक मिली। तो उसी क्रम में मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देशन है, उसी क्रम में मेरा भी श्रावस्ती में, जनपद श्रावस्ती में आना। मुख्यमंत्री जी अभी हाल में आए थे श्रावस्ती और यहाँ से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। अभी भी आप स्कूल गए, वहाँ पर एक बच्चा 4 की स्पेलिंग नहीं बता पाया, क्या? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। मैं यहाँ के जो है अधिकारी को धन्यवाद दूंगा कि विद्यालय मैंने जिस तरह के यहाँ देखी, मैं वास्तविक में कह रहा हूँ, मैं कई विद्यालयों में नजर मारता गया हूँ, तो यहाँ के विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं उस विद्यालय में गया तो जितना बैठने उठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, मतलब अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है, जो है विद्यालय की बात करूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी जो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत यहाँ से की, तो निश्चित उस तरह का परिणाम भी दिखा रहता है। मैं कई विद्यालयों में मैंने निरीक्षण किया और कई विद्यालयों को मैंने दूर से भी देखा, तो विद्यालयों की स्थिति काफी। यूपी में बिजली की मार झेल रही है पब्लिक, क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि मैं समझता हूँ 5-7 दिन पहले इसकी थोड़ी परेशानी आई थी, कुछ घंटे कटौती हुई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने इसमें तत्काल संज्ञान में लेकर के उन्होंने आदेश दिया और बिजली में निश्चित सुधार हुआ। मैंने सबसे पहले आकर के अपने जनप्रतिनिधि अपने संगठन से मैंने ऊपर चर्चा की कि बिजली की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया, और आप सब और हम सब जानते हैं, सब व्यवहारिक है, आप भी यही रहते हैं, बिजली में पहले की तुलना में बहुत सारा सुधार। और शराब का गढ़ कहे जाने वाला प्रतापगढ़ फिर से एक बार चर्चा में है। कभी कुंडा, कभी कोई दूसरा इलाका और कभी शराब का जखीरा जो है वो यहाँ पकड़ा जाता है। अब की बार प्रतापगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ट्रक अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। इसे लेके हमारे संवाददाता ने SP सतपाल से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। शराबों का गढ़ कहा जाने वाला प्रतापगढ़ फिर से एक बार चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि इस बार एक ट्रक शराब पकड़ी गई है। पहले कुंडा कहा जाता था, अब कंधई और राजपुर देसरा भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। देर रात SOG और कंधई की पुलिस ने एक ट्रक शराब पकड़ी है और इस पूरे मामले को बात करने के लिए हमारे साथ SP प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल जी। सर, शराब का गढ़ कहा जाता है प्रतापगढ़, माफिया तो जेल में है लेकिन कारोबार तब भी चल रहा है, ऐसा कैसे? ये देखिए, पूरी तरह से ये बात गलत है। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ। ये जो शराब का ट्रक पकड़ा गया है, ये हमारी SOG और कंधई पुलिस के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है, जो कि बिहार जा रहा था। इस शराब का किसी भी प्रकार से कोई भी खपत प्रतापगढ़ जिले में नहीं होना था। ऐसा क्या हो गया कि सर माफिया घूम फिर के कुंडा पे ही बात आती है? माफिया गुड्डू सिंह, सुधाकर अभी बाहर है और कहा जाता है कि लेबलिंग का काम और जो है मिलावटी काम अब अक्सर ठेकों पे लगातार चेकिंग अभियान भी चलाते रहते हैं। लेकिन ये शराब प्रतापगढ़ क्यों आया? और भी जिलों से होके जा सकता था, लेकिन प्रतापगढ़ ही कैसे आया? प्रतापगढ़ ऐसा कहा जा रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में लेबलिंग का काम होता है, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई। देखिए, ये जो शराब थी ये पूरी तरह से बिहार जा रही थी शराब, तो इसमें प्रतापगढ़ को बदनाम करने की आप कोशिश ना करें। ये शराब
जो इसका ट्रक ओनर है, जो उससे कागजात मिले हैं, इसकी जो सीडीआर की डिटेल्स हैं, उन सब से पूरी तरह से प्रमाणित होता है कि ये शराब प्रतापगढ़ ना होके ये शराब बिहार जा रही थी और बिहार में ही इसकी खपत होनी थी। जितने भी शराब माफिया हैं जो रहे हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई की गई है। उनको प्रदेश स्तर पर भी माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कल देर शाम आपने अंतु बाजार में भी आपने चेकिंग की, कहा जाता है अंतु भी गढ़ है। देखिए, हर जनपद के हर ठेके को, चाहे वो अंग्रेजी हो या देशी हो, उस हर ठेके को सप्ताह भर में एक बार आबकारी पुलिस के द्वारा और जनपदीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाकर लगातार चेक किया जाता है। ये कार्रवाई हर हफ्ते रही है और कम से कम 10-12 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर हमने लगातार हर हफ्ते ये कार्रवाई कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल अंतिल थे। साफ तौर पर कहना था कि अगर पुलिस की मिली भगत हुई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्राइम न्यूज़, प्रतापगढ़। बलरामपुर के मंत्री रविंद्र जायसवाल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के जारी किए गए भारत में कोविड से हुई मौत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है। इस तरह 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोविड से हुई मौत के मामले में सबसे कम है। महाराष्ट्र, दिल्ली की तुलना में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड की लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी। बाराबंकी के रामसनेही घाट तहसील में भी प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जहां प्रशासन ने चारगाह और रास्ते की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पे बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है, जहां तिलपता बूढ़ा रोड पे प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पे कार्रवाई करते हुए इसे कब्जा मुक्त कराया। और पिछले कई दिनों में कई जगह पे प्रशासन का पंजा चला, बुलडोजर चला, जहां पे नियमों की अनदेखी हुई, जहां पे सरकारी जमीनों पे कब्जे हुए, जहां पे अवैध निर्माण हुए। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।